हेलो व्यूवर्स। इस वीडियो में हम मेंटेनेंस की बात करेंगे। पत्नी, बच्चों और माता पिता को कैसे मेंटेनेंस मिलता है, कितना मेंटेनेंस मिलता है, ये सब हम डील करेंगे। बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 144 में मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स की बात की गई है। और ये चैप्टर 10 में सेक्शन 144, 145, 146 और सेक्शन 147 तक मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविज़न है। हम सबसे पहले सेक्शन 144 को पढ़ेंगे। सेक्शन 144 का जो हेडिंग है वो है आर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 है, if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain a his wife unable to maintain herself, or his b his legitimate or illegitimate child whether married or not unable to maintain itself, or c his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself. D. Last, his father or mother unable to maintain himself or herself. बेसिकली यहाँ पे वाइफ, चिल्ड्रन में माइनर और मेजर दोनों को मेंटेनेंस मिलता है। मेजर को एक सर्टेन कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तभी मिलता है, और फादर, मदर, कुल मिला के वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट को मेंटेनेंस दिया जाना है। तो 144 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी पर्सन के पास सफिशिएंट मीन्स है, उसके बाद भी वह रिफ्यूज़ कर दे रहा है मेंटेन करने से अपनी वाइफ को, और वो वाइफ जो है अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है, या अगर वो अपने लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, चाहे वो मैरिड हो या ना हो, अपने लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड को मेंटेन करने से रिफ्यूज़ कर रहा है। अगर वो चाइल्ड माइनर है, चाहे लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो पर्सन बाउंड है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। बस कंडीशन ये है, वो अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, मतलब खुद को मेंटेन करने में वो असमर्थ होना चाहिए, तभी मेंटेनेंस देगा कोई व्यक्ति उसे। कोई व्यक्ति क्या, उसका पिता ही देगा मेंटेनेंस। सी में बात की गई है, अगर कोई लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाइल्ड है, मैरिड डॉटर नहीं है, और अगर उसने मेजॉरिटी अटेंड कर ली है, तो और साथ ही साथ मेजॉरिटी तो अटेंड कर ली है लेकिन उससे कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी है या इंजरी है जिसके कारण वह अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, तो उस केस में भी वो मेंटेनेंस पाने का हकदार है। अब जैसे मान लीजिए इसमें मैरिड डॉटर को एक्सक्लूड किया है। अगर मैरिड डॉटर ने मेजॉरिटी अटेंड कर ली है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। डी में लिखा गया है हिज फादर और मदर, मतलब वो अपने माता और पिता को मेंटेन करने के लिए बाध्य है, लेकिन शर्त क्या है कि उसके माता पिता अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब वो अगर माता पिता अपने आप को मेंटेन करने में समर्थ नहीं है तभी वह मेंटेनेंस पाने के हकदार है। अगला देखते हैं, ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच निग्लेक्ट और रिफ्यूजल order such person to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may time to time direct। इसमें बताया गया है कि जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ही मेंटेनेंस देने का जुरिस्डिक्शन है, सेकेंड क्लास के पास नहीं। तो जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, अगर प्रूफ हो जाता है कि निगलेक्ट या रिफ्यूज़ल है, तो ऑर्डर कर सकता है उस व्यक्ति को जो मेंटेनेंस देने से रिफ्यूज़ कर रहा है, सफिशिएंट मीन्स होते हुए भी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि उसी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य किया जा सकता है जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है मेंटेनेंस देने के लिए, फिर भी वो निगलेक्ट कर रहा है। अब ये जो सफिशिएंट मीन्स है, इसे इंटरप्रेट बहुत, इसे मान लीजिए कोई भी अगर एबल बॉडीड पर्सन है तो माना जाता है कि सफिशिएंट मीन्स है उसके पास, मतलब ऐसा नहीं कि सफिशिएंट मीन्स में बहुत ज़्यादा इनकम हो तभी माना जाता है। अगर वो उसका शरीर स्वस्थ है कमाने के लिए तब भी माना जाता है कि सफिशिएंट मीन्स है। ऐसा डिफरेंट केसेस में हेल्ड किया गया है।
तो हम देख रहे थे कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ल किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट को मेंटेन करने में, तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आर्डर कर सकता है उस पर्सन को कि आप जो है मंथली अलाउंस दीजिए अपने वाइफ को, चाइल्ड को, फादर मदर को, और इतना मंथली रेट होगा जो वो मजिस्ट्रेट फिट समझेगा, और इस पर्सन को दिया जाएगा जो मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम डायरेक्ट करेगा। मतलब दोनों बातें मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर हैं। कितना मंथली अलाउंस मिलेगा मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, किस पर्सन को मिलेगा ये भी मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, कब मिलेगा ये भी मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है। अगला प्रोवाइजो देखते हैं, कहता है कि प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में आर्डर द फादर ऑफ द फीमेल चाइल्ड referred to in class B to make such alliance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such female child if married is not possessed of sufficient means। इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है फीमेल चाइल्ड के फादर को, जो फीमेल चाइल्ड माइनर है और मैरिड है। मतलब अगर कोई फीमेल चाइल्ड मैरिड, उसकी शादी हो गई जब वो माइनर थी तभी, और उसका हस्बैंड जो है वो मेंटेन करने में उसे समर्थ नहीं है, तो जो कोर्ट है वो पिता को आदेश दे सकता है कि आप उसे मेजर होने तक मेंटेन करिए। ये ऑर्डर मजिस्ट्रेट दे सकता है। अगला प्रोविजन देखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सबसेक्शन order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child father or mother and the expenses of such proceeding which the magistrate considers reasonable and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। अब ये इंटरिम मेंटेनेंस की बात की जा रही है। प्रोविज़ो ये कहता है कि अगर जो जो प्रोसीडिंग है वो अगर पेंडिंग है, मतलब मजिस्ट्रेट के समक्ष एक एप्लीकेशन आई है मेंटेनेंस के लिए और वो अभी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो उस दौरान भी जो अलाउंस है वो दिया जाएगा वाइफ चिल्ड्रन और पेरेंट को। उसी से रिलेटेड ये प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो कहता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस, अगर मंथली अलाउंस से रिलेटेड प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो ड्यूरिंग पेंडेंसी भी वो मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर कर सकता है। मंथली अलाउंस या इंटरिम मेंटेनेंस दे सकता है वाइफ को, चाइल्ड को या फादर मदर को, और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग भी देगा जो उसे रीजनेबल लगेगा। मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग फॉर मेंटेनेंस मजिस्ट्रेट जो है वो मंथली अलाउंस देने के लिए और साथ ही साथ एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग देने के लिए भी ऑर्डर दे सकता है। अब ये कितना अमाउंट होगा वो जो मजिस्ट्रेट को रिजनेबल लगेगा उतना होगा और उस पर्सन को दिया जाएगा जो मजिस्ट्रेट समय समय पर डायरेक्ट करेगा। अगला प्रोविजो है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस and expenses are proceeding under the second proviso shall, as far as practicable, be disposed of within 60 days from the date of service of notice of the application to such person। इसमें बताया गया है कि जैसे मान लीजिए इंटरिम मेंटेनेंस के लिए या मंथली अलाउंस के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए, मतलब जनरली इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए जो एप्लीकेशन दिया जाता है उसमें उसको उसका जो डिस्पोजल होगा वो 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। कब से 60 दिन? जब से नोटिस की सर्विस हुई है उस पर्सन के ऊपर जिसको ये मेंटेनेंस देना है। मतलब इसमें एक प्रकार से जो प्रोसीजर है उसको एक प्रकार से स्पीड प्रोवाइड की गई है कि जब से जिसको पर्सन को नोटिस सर्व हुई है जिसे मेंटेनेंस देना है उससे 60 दिन के अंदर उसके बाद से वो जो इंटरिम मेंटेनेंस है उसकी एप्लीकेशन डिस्पोज हो जानी चाहिए। एक्सप्लेनेशन कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर वाइफ इंक्लूड्स ए वुमन हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज़ ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। मतलब एक्सप्लेनेशन हमें ये बताता है कि वाइफ में वो वुमेन भी इंक्लूडेड है जिसे डिवोर्स दे दिया गया है या जिसने डिवोर्स ऑब्टेन कर लिया है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया या तो वाइफ ने डिवोर्स ऑब्टेन कर लिया। तो वाइफ में वो दोनों महिलाएं शामिल हो जाती हैं। कंडीशन ये है
कि उसने रीमैरी न किया हो, मतलब फिर से शादी न किया हो, भले ही वो डिवोर्सी है, वो वाइफ में इंक्लूड है, रीमैरिड नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सेक्शन 1 था। अब सब सेक्शन 2 देखते हैं। एनी सच अलायंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग shall be payable from the date of the order, or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be। इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी जो अलायंस है मेंटेनेंस के लिए या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए, वो डेट ऑफ ऑर्डर से पेएबल होगा, या अगर इस तरीके से ऑर्डर कर दिया गया है तो उस दिन से भी पेएबल हो सकता है जिस दिन से एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग का एप्लीकेशन दिया गया था। मतलब जनरली तो ये डेट ऑफ ऑर्डर से ही जो इंटरिम मेंटेनेंस है या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग है वो मिलेगा, लेकिन अगर ऑर्डर कर दिया गया है तो ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से भी मिल सकता है, ऐसा सबसेक्शन 2 में बताया गया है। सबसेक्शन 3 डील्स विथ इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर्ड फेल्स without sufficient cause to comply with the order, any magistrate may, for every breach of the order, issue a warrant for leaving the amount due in the manner provided for the leaving fines, and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be, remaining unpaid after the execution of warrant, to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made। सबसेक्शन 3 में यह बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को ऑर्डर किया गया है कि आप मेंटेनेंस दीजिए, उसके बाद वो बिना किसी सफिशिएंट काज के ऑर्डर से कंप्लाई नहीं करता है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो उसके ऑर्डर का ब्रीच हो गया है तो एक वारंट इशू करेगा, उस अमाउंट को उसे देने के लिए कहेगा, और वो वारंट इशू करेगा, और वो जो मैनर होगा वो अमाउंट उससे वसूलने का वो वही मैनर होगा जिस मैनर में फ़ाइन वसूला जाता है। और न केवल वारंट देगा, वो मजिस्ट्रेट जो है सेंटेंस भी कर सकता है, मतलब उसे सज़ा भी दे सकता है कि वारंट इश्यू होने के बाद जो अमाउंट, वारंट इश्यू होने के बाद भी अगर उसने नहीं दिया तो उसके वारंट इश्यू होने के बाद जो अमाउंट अनपेड है उसके लिए उसे सेंटेंस किया जा सकता है, 1 महीने तक की सज़ा दी जा सकती है, या जब तक पेमेंट न किए जाए तब तक की सज़ा दी जा सकती है। प्रोविज़ो कहता है प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इश्यूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अंडर दिस सेक्शन unless application be made to court to levy such amount within a period of 1 year from the date on which it become due। मतलब जब से वो जो अमाउंट है मेंटेनेंस का, इंटरिम मेंटेनेंस का या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग का जब से ड्यू हुआ है, अगर उसके 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल हुई है तभी वारंट इश्यू किया जाएगा वो अमाउंट वसूलने के लिए, नहीं तो नहीं। मतलब ये लिमिटेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है, 1 साल का लिमिटेशन पीरियड है। अगला प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन द कंडीशन ऑफ हर लिविंग विथ हिम एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हिम, such magistrate may consider any ground of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he satisfied that there is just ground for so doing। मतलब इसमें बताया गया है कि अगर जिस पर्सन से कहा जा रहा है कि आप मेंटेनेंस दे दीजिए, वो पर्सन अपनी वाइफ को ऑफर कर रहा है कि मैं मेंटेनेंस तो दूंगा लेकिन ये अगर मेरे साथ रहे तो, और वो रिफ्यूज़ कर देती है उसके साथ रहने से, तो मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा कि किस ग्राउंड पर रिफ्यूज़ कर रही है, और मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे सकता है, भले ही उसने ऑफ़र किया है कि मेरे साथ रहेगी तब मैं मेंटेनेंस दूंगा, इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट वाइफ की बात सुनकर उस आधार पर अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि इसका ग्राउंड सही है वाइफ का, तो उसके बाद ही वो मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दे सकता है, उससे अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस मिलेगा वाइफ को, अगर वाइफ का अलग रहने का ग्राउंड मजिस्ट्रेट को जस्टिफाइड लगता है तो। एक्सप्लेनेशन में है इफ़ ए हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विथ another woman or keeps a mistress, it shall be considered to be just ground for his wife to refuse to live with him। इसमें बताया जा रहा है कि अगर हस्बैंड ने दूसरी मैरिज कर ली है
या कोई मिस्ट्रेस रखता है, मिस्ट्रेस यानी रखेल रखता है, तो यह एक जस्ट ग्राउंड कंसीडर किया जाएगा उसकी वाइफ के लिए उसके साथ रहने से रिफ्यूज़ करने में। मतलब अगर जो हस्बैंड है दूसरी शादी कर लेता है या मिस्ट्रेस रखता है अपने साथ, मिस्ट्रेस के साथ रहता है, तो ये वाइफ के लिए एक जस्ट ग्राउंड है उससे अलग रहने का। सबसेक्शन 4 देखते हैं। कोई भी वाइफ इंटाइटल्ड नहीं होगी रिसीव करने के लिए। सबसे पहले पढ़ लेते हैं फिर आसान भाषा में समझेंगे। नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम हर हस्बैंड under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately by mutual consent। मतलब सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है कि किन कंडीशंस में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये कहता है कि किसी भी ऐसी वाइफ, कोई भी ऐसी वाइफ मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं है या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड नहीं है और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए इंटाइटल नहीं है अपने हस्बैंड से, अगर वो एडल्ट्री में रह रही है या बिना सफिशिएंट रीज़न से वो रिफ्यूज़ कर देती है हस्बैंड के साथ रहने से या वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, तब वो मेंटेनेंस लेने के अधिकारी नहीं है। सब सेक्शन 5 देखते हैं। ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ in whose favor an order has been made under this section is living in adultery or without sufficient reason she refuses to live with her husband or that they are living separately by mutual consent, the magistrate shall cancel the order। ये ऑर्डर के कैंसिलेशन की बात हो रही है। बेसिकली जो ग्राउंड्स थे मेंटेनेंस ना मिलने के वही ग्राउंड्स हैं ऑर्डर के कैंसिलेशन के। मेंटेनेंस मिल रहा है वो उसको ख़त्म करने के भी वही ग्राउंड्स हैं। मतलब अगर मेंटेनेंस दे दिया गया उसके बाद ये प्रूफ किया जा रहा है कि नहीं ये तो एडल्ट्री में रह रही है या बिना सफिशिएंट रीज़न से अलग रह रही है हस्बैंड से या म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। तो ये था सेक्शन 144 जिसमें हमने देखा कि किनको किनको मेंटेनेंस मिलेगा और किन कंडीशंस में जो मेंटेनेंस है उस मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये सब हमने सेक्शन 144 में देखा। अब सेक्शन 145 में देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। अभी तो हमने देखा कि किसे मिलेगा कैसे मिलेगा, ये देखेंगे 145 में। 144 बताया जाता है कि किसे मिलेगा, कब कैंसिल हो जाएगा, ये सब बताता है। कब नहीं मिलेगा ये बताता है 144। 145 प्रोसीजर बताता है मेंटेनेंस लेने का कि कैसे मेंटेनेंस मिलेगा। आइए सेक्शन 145 को देखते हैं। सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144 में बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? वेयर ही इज और वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड्स और where he last resided with his wife or as the case may be with the mother of illegitimate child or where his father or mother resides। इसका क्या मतलब हुआ? सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि जिस व्यक्ति से मेंटेनेंस लेना है वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट को, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग कहाँ इनिशिएट करना है। क्लॉज ये बताता है कि जहाँ वो है इस समय वहाँ पे आप प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, या अगर वाइफ को मेंटेनेंस लेना है तो जहाँ वह रहता है या जहाँ वहाँ वाइफ उस जहाँ पर उसकी वाइफ रहती है वहाँ पे प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। मतलब जहाँ वह व्यक्ति रह रहा है जिससे मेंटेनेंस लेना है या जहाँ उसकी वाइफ रहती है वहाँ पे प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। या कहाँ पे हो सकती है? जहाँ वो अंतिम बार अपनी वाइफ के साथ रहा था या इलेजिटिमेट चाइल्ड के मदर के साथ रहा था मतलब वहाँ पे वो उस अपनी पत्नी के साथ लास्ट बार जहाँ पे रहा था वहाँ पे प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। या अगर पत्नी ना कहें तो इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ जहाँ पे लास्ट बार रहा था वहाँ पे प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। और लास्ट जहाँ उस व्यक्ति के फादर या मदर रिसाइड करते हैं वहाँ पे प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। तो एक बार फिर से देखते हैं कि प्रोसीडिंग कहाँ कहाँ इनिशिएट होगी। अगर मान लीजिए किसी वाइफ को, चिल्ड्रन को या पेरेंट को मेंटेनेंस लेना है तो वो कहाँ पे प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे, कहाँ एप्लीकेशन देंगे? जिस व्यक्ति के अगेंस्ट लेना है जहाँ पे वो है वहाँ पे दे सकते हैं। या अगर वाइफ को मेंटेनेंस लेना है
तो जहाँ पे वो व्यक्ति है या जहाँ पे वाइफ रिसाइड कर रही है, दोनों में से किसी भी जगह पे एप्लीकेशन दिया जा सकता है मेंटेनेंस का। या अगर वाइफ को मेंटेनेंस लेना है, मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन देना है, तो जहाँ वह व्यक्ति अंतिम बार वाइफ के साथ रहा था या लेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ रहा था, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया जा सकता है। या जहाँ पे उस व्यक्ति के माता पिता रहते हैं, माता या पिता रहते हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस का एप्लीकेशन दिया जा सकता है। सब सेक्शन 2 देखते हैं। ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with, in the presence of his advocate, and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases। सब सेक्शन 2 हमें बताता है कि उस प्रोसीडिंग में, जो मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग में है, चल रही है, उसमें जो सभी एविडेंस हैं वो उस पर्सन के प्रेजेंस में लिए जाएंगे जिसके अगेंस्ट ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस मेड किया जाना है। और अगर उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस्ड कर दी गई है, माफ़ कर दी गई है, तो उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में ली जाएगी। और वो जो भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में, वो समन केस में जैसे एविडेंस रिकॉर्ड होता है उस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। आप जब समन केस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि समन केस में कैसे रिकॉर्ड होता है। प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown, or an application made within 3 months from the date thereof, subject to such term including terms as to payment of cost to opposite party as the magistrate may think just and proper। प्रोविज़ो ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस दिया जाना है वो अवॉइड कर रहा है सर्विस ऑफ समन या कोर्ट अटेंड करने से विलफुली निगलेक्ट कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो केस को एक्स पार्टी सुन सकता है। एक्स पार्टी सुनता मतलब केवल वो पिटिशनर को सुन के आदेश दे सकता है। और जो मजिस्ट्रेट ने केवल पिटिशनर को सुनकर एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है, उसे जो रिस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया जाना है, वो एप्लीकेशन दे के गुड कॉज शोन करके वो सेटिसाइड करवा सकता है 3 महीने के अंदर। एक्स पार्टी ऑर्डर के 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन दे के, और एक जो उसने जो सर्विस से रिस्पॉन्ड नहीं किया था या जो कोर्ट को आने से निगलेक्ट कर रहा था, उसका सफिशिएंट काज, गुड काज दिखा करके वो 3 महीने के अंदर एप्लीकेशन देकर उस आर्डर को कैंसिल करवा सकता है। उसके बाद आर्डर तो मान लीजिए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोर्ट जो है वो उस व्यक्ति को, मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऑर्डर कर सकता है कि आप अपोजिट पार्टी को कुछ कॉस्ट भी दीजिए, आपने जो निगलेक्ट किया है कोर्ट आने से उसके एवज में आप कुछ कॉस्ट भी दीजिए, ऐसा मजिस्ट्रेट कर सकता है। सब सेक्शन 3 कहता है कि जो कोर्ट है, the court in dealing with the application under section 144 shall have the power to make such order as to cost as may be just। ये तो हमने देखा, तो सब सेक्शन 2 के प्रोविजो में जो कॉस्ट दी जा रही थी वो अपोजिट पार्टी को दी जा रही थी। अब सब सेक्शन 3 की जो कॉस्ट है, सब सेक्शन 3 कह रहा है कि अगर कोर्ट जो 144 की एप्लीकेशन से डील कर रहा है, इसके पास पावर है कि वो कॉस्ट के लिए भी ऑर्डर कर सकता है जितनी कॉस्ट उसे जस्ट लगे। तो ये लिटिगेशन कॉस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये था सेक्शन 145, जहाँ पे हमने देखा कि प्रोसीजर क्या है मेंटेनेंस लेने का। अब सेक्शन 146 देखते हैं। सेक्शन 146 में बताया गया है कि जो अलाउंस ऑर्डर किया गया है 145 में, वो जो अलाउंस है उसे क्या अल्टर किया जा सकता है। अल्टर मतलब कि क्या उसे बढ़ाया घटाया जा सकता है, ये आंसर हमें 146 में मिलेगा। सेक्शन 146 का सब सेक्शन 1 कहता है कि ऑन प्रूफ ऑफ चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 144 ए मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस और ऑर्डर्ड अंडर द सेम सेक्शन टू पे ए मंथली अलाउंस for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, or father or mother as the case may be,
द मजिस्ट्रेट मे मेक सच अल्टरेशन एज ए थिंग्स फिट इन द अलायंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एज द केस में बी। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गया, अब दो व्यक्तियों की सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकती हैं, पहला जो मेंटेनेंस दे रहा है, दूसरा जो मेंटेनेंस रिसीव कर रहा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी की सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं, उसकी इनकम कम ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से मजिस्ट्रेट अल्टरेशन कर सकता है उस अमाउंट में, मंथली अलाउंस में। वो ऐसा अल्टरेशन कर सकता है जो उसको फिट लगे। और किस में अल्टरेशन करेगा? अलाउंस फॉर मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस में वो अल्टरेशन कर सकता है अगर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस प्रूव हो गई। ठीक है, किसकी सर्कमस्टेंसेस चेंज होगी? जो मेंटेनेंस रिसीव कर रहा है, मेंटेनेंस में इंटरिम मेंटेनेंस भी आता है। तो अगर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गई मेंटेनेंस देने वाले या मेंटेनेंस रिसीव करने वाले को, तो मजिस्ट्रेट अलाउंस में उतना अल्टरेशन कर सकता है जितना उसे फिट लगे। सब सेक्शन 2 देखते हैं। वेयर इट अपीयर्स टू मजिस्ट्रेट that in consequence of any decision of competent civil court, any order made under section 144 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट की डिसीजन की वजह से जो उसने ऑर्डर दिया 144 में उसे कैंसिल होना चाहिए या उस ऑर्डर में कुछ वेरिएशन होनी चाहिए, तो वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है या वेरी कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। सब सेक्शन 3 देखते हैं। सब सेक्शन 3 कहता है वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ ए वुमेन हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाई और हैज़ ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, द मजिस्ट्रेट शैल इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द वुमेन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड कैंसिल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। मतलब सब सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर जो मजिस्ट्रेट ने 144 में ऑर्डर दिया है मेंटेनेंस देने के लिए किसी वुमेन के फेवर में, जो डिवोर्स, जिसने या तो डिवोर्स दे दिया या उसे डिवोर्स दे दिया गया हस्बैंड के द्वारा, तो अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होता है कि वुमेन ने डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर ली है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर को कैंसिल कर देगा उसकी रीमैरिज की डेट से, फिर उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बी में बताया गया है कि वुमेन हु हैज़ बीन the woman has been divorced by her husband and she has received, whether before or after the date of the said order, whole or the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order। इसका मतलब हुआ कि अगर जिस वुमेन को डिवोर्स दिया गया है हस्बैंड के द्वारा, उस वुमेन ने रिसीव कर लिया है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर देने से पहले या ऑर्डर देने के बाद, पूरा पैसा उसने प्राप्त कर लिया है, जो पैसा किसी कस्टमरी या पर्सनल लॉ जो पार्टी से एप्लीकेबल है उसके अनुसार पेबल होता है डिवोर्स पे, वो सभी पैसा उसने प्राप्त कर लिया है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कैंसिल कर देगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे फर्स्ट कंडीशन है इन द केस वेयर सच वुमेन वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच ऑर्डर वाज मेड। अब ये बी में बता दिया गया है कि अगर उसने पूरा पैसा प्राप्त कर लिया है जो कस्टमरी या पर्सनल लॉ से पेबल था, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब कब से कैंसिल होगा ऑर्डर, ये दो कंडीशंस में बताया गया। पहली कंडीशन है कि अगर उसे पैसा मिल गया था मजिस्ट्रेट के ऑर्डर आने से पहले ही, तो जिस दिन से ऑर्डर आया उस दिन से वो उसी दिन से ऑर्डर वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरे केस में अगर उसे पहले नहीं मिला था पैसा, बाद में पैसा मिला, तो जिस दिन उसे पैसा मिला उसी दिन से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कैंसिल हो जाए। क्लॉज सी देखते हैं। द वुमेन हैज़ ऑब्टेन्ड ए डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड शी हैड voluntarily surrendered her right to maintenance or interim maintenance as the case may be after her divorce, cancel the order from the date thereof। ये कह रहा है कि अगर द वुमेन ने वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ऑब्टेन किया और उसके बाद उसने वॉलंटरली सरेंडर्ड कर दिया राइट टू मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस डिवोर्स के बाद, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो बेसिकली जो सब सेक्शन 3 है वो हमें बताता है कि किन किन कंडीशंस में वो जो मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो कैंसिल किया जा सकता है। और ये बेसिकली 3 कंडीशन बताता है। पहली कंडीशन क्या थी, जब वुमेन ने रीमैरिज कर ली। दूसरी कंडीशन क्या थी, कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग उसे इकट्ठा पूरा पैसा दे दिया गया।
तीसरी कंडीशन क्या थी कि उसने डिवोर्स ऑब्टेन किया और अपने मेंटेनेंस के राइट को सरेंडर कर दिया। सब सेक्शन 4 देखते हैं। At the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 144, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी को मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर दिया गया, उसने कुछ मेंटेनेंस दिया भी और कुछ मेंटेनेंस वो नहीं दे रहा है, और फिर वो मेंटेनेंस या डोरी के रिकवरी के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल की जा रही है, तो उस एप्लीकेशन में अगर जो मजिस्ट्रेट है वो डिग्री दे रहा है रिकवरी के लिए, तो जो मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस उस व्यक्ति ने पहले दे दिया है ऑर्डर के परसुएंस में, उसको भी कंसिडर करेगा वो डिग्री देते समय। तो ये था सब सेक्शन 4 में। अब सेक्शन 147 देखते हैं। 147 deals with enforcement of order of maintenance. According to section 147, a copy of order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be shall be given without payment to the person in whose favor it is made, or to his guardian if any, or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be is to be paid, and such order may be enforced by the magistrate in any place where the person against whom it is made may be on the magistrate being satisfied as to the identity of the parties and non-payment of the allowance और एज द केस में भी एक्सपेंसेस ड्यू। इसका मतलब हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस या ऑर्डर ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के ऑर्डर की जो कॉपी है वो बिना किसी पेमेंट के दिए जाएगी उस पर्सन को जिसके फेवर में ऑर्डर मेड किया गया है, या उसके गार्जियन को दी जाएगी, या किसी ऐसे पर्सन को दी जाएगी जिसे अलाउंस फॉर मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग पे किया जाना है, उसको दी जाएगी। और ये ऑर्डर इन्फोर्स कैसे होगा मेंटेनेंस? ये ऑर्डर इन्फोर्स किया जा सकता है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी प्लेस पे जहाँ पे वह पर्सन रहता है। अगर वो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है उस पर्सन यानी पार्टीज़ की आइडेंटिटी से और नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंस से या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग या इंटरिम मेंटेनेंस के नॉन पेमेंट से, मतलब जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है वो किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी प्लेस पे इन्फोर्स किया जा सकता है जहाँ पे वो पर्सन रहता है जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर है। बस वो मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ ये आइडेंटिटी या पार्टी से सेटिस्फाई हो जाए मजिस्ट्रेट, और नॉन पेमेंट से सेटिस्फाई हो जाए। किसके नॉन पेमेंट से? मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस या एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के नॉन पेमेंट से सेटिस्फाई हो गया, पार्टी की आइडेंटिटी से सेटिस्फाई हो गया, तब वो मेंटेनेंस का ऑर्डर किसी भी प्लेस पर किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है जहाँ पे वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ऑर्डर दिया गया है वह रह रहा है वहीं पर। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस टू वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स चैप्टर 10। ये CRPC का सेक्शन 125 to 128 हुआ करता था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस मेंटेनेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग and do share with the needy ones. Please like, share and subscribe. Thank you.